हाँ जी, तो गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने शुरुआत की थी साइंस क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था, आज क्लास 2 है, ठीक है? तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने देखा था जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, डे टू डे लाइफ में हम कैसे उन केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। हमने देखा था कि अगर कहीं पे चेंज इन कलर हो जाता है, चेंज इन स्मेल हो जाता है ना? ओडोर जो हमने देखा था, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा या कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा, तो उसको हम जनरली केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। और आप इसको और बेहतर जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस क्लास को एक बार देख सकते हैं, ठीक है? फिर मैंने आपसे याद कीजिए मेटल पे चर्चा करी थी। मेटल जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की होती है, एक बार क्विक रिवीजन है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की होती है और इन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। हमने ये देखा था। हमने बोहर-बरी इक्वेशन देखी थी, बोहर-बरी इक्वेशन लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये सब पढ़ना ज़रूरी है, ये सब क्लास 9th का बेस था, ठीक है? जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। तो बोहर-बरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है 2n स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू चलती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। याद है n की वैल्यू 1 तो उसको हम k सेल कहते हैं, k सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर ऐसे ही n की वैल्यू 2 जिसे हम l सेल कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। n की वैल्यू 3 इसमें m सेल कहते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। n की वैल्यू 4 इसे हम n सेल कहते हैं, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है, हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और हम चैप्टर में ये बातें पढ़ रहे हैं। बेटा जी ये इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक है जो आप क्लास 9th का आना चाहिए। वह इसलिए ताकि हमें पता चले कि मेटल कौन है। इसमें हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा था सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका मास नंबर 23 होता है। आप में से काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि मैं स्पीड में चल रहा हूँ। बेटा ये रिवीज़न है इसलिए स्पीड में चल रहा हूँ, अदरवाइज़ आप पिछली क्लास देख के रिवाइज़ भी कर सकते हैं। बस बच्चों के दिमाग में एक सेटअप बना रहे कि हाँ, हमने रिवाइज़ किया था इसलिए जस्ट एक रिवीजन में इसको थोड़ा फास्ट में लेके चल रहा हूँ। हमने देखा था ये एलिमेंट है, नीचे इसका लिखा रहता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? ऊपर लिखा रहता है बच्चों ये होता है इसका मास नंबर, भार संख्या। हमने आपको बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेटा जी उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसपे 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही प्रोटॉन हैं। याद कीजिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना सिखाया था, तो दैट मीन्स सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसपे 11 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि इसपे 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होंगे कि फर्स्ट सेल में 2 देन 8 और बाहरी कक्ष में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और हमने देखा था सोडियम ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पे आता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, है ना? और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है याद रखना उसे हम कैटायन भी कहते हैं। ऐसा आयन आयन वे होते हैं जिन पे चार्ज होता है, तो ऐसा आयन जिस पे प्लस चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे कैटायन। तो यहाँ पे सोडियम का आपको कैटायन देखने को मिला और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो आपने +1 इलेक्ट्रॉन लिखा है और इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो 2 8 बन गया। और हमने देखा था जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये वर्ड भी मैंने आपको बताया था, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 आ जाए वह स्टेबल हो जाता है, वह स्टेबल हो जाता है और हर कोई चाहता है क्या होना? स्टेबल होना, ठीक है? इसके अलावा आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का एग्ज़ाम्पल, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 12 होता है, 12 का मतलब उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 2 8 और 2 टोटल मिला के 12, 2 8 10 और 2 12, ठीक है? 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। यदि Mg यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, बेटा जी देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज़ करेगा, तो आपको पता है यहाँ भी 2 और 8 हो जाएगा और हमें मेन काम क्या करना है 2-8 कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, स्टेबल ये हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है और हमने देखा था मेटल वो होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की होती है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उन पे कैसा चार्ज आता है? पॉज़िटिव चार्ज आता है और जिस पे पॉज़िटिव चार्ज आता है उस आयन को हम बोलते हैं कैट आयन। क्या बोलते हैं? कैट आयन। हिंदी में इसे बोलते हैं घन आयन, ठीक है ना? तो धन आयन बोलते हैं इसे जिस पे पॉज़िटिव चार्ज होता है। ठीक, ऐसे ही आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे एल्यूमीनियम का भी देख सकते हो बेटा जी। एल्यूमीनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो ये हो जाएगा 2 8 3। तो बेटा जी इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एल्यूमीनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। जब ये जितने अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, उस पे उतना ही प्लस चार्ज आएगा। यहाँ देखो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा था, तो +1 चार्ज, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, तो +2 चार्ज, एल्यूमीनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो एल्यूमीनियम पे +3 चार्ज और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये भी 2 8 बन जाएगा और हमने देखा 2 8 वाला क्या होता है? स्टेबल और हर कोई क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, Al3+ बना रहा है और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, प्लस चार्ज लाता है, बेटा जी उनको ही मेटल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमीनियम है, ये मेटल हैं। चलिए एक होमवर्क घर के लिए देता हूँ, आप मुझे बताएँगे कि लिथियम के बारे में, लिथियम क्या एक मेटल है? चलो इसे होमवर्क नहीं, यही जल्दी से देख लो एक बार साइड में। लिथियम का बेटा जी एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1 से लेकर 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए।
ठीक है? तो 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट आप याद कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1 से 20 तक के याद कराऊँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में मैं 1 से 20 तक सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर भी लिख दूँगा। हालाँकि इसको याद करने के लिए निमोनिक्स नहीं है। देखो काफ़ी टीचर्स इसको याद करने के लिए निमोनिक्स भी बताते हैं कि ये ऐसे करके याद कर लो। पर मेरा मानना है जितने में आप निमोनिक्स याद करोगे, उतनी देर में तो आप 3 से 4 रिवीजन में उसको डायरेक्टली 1 से 20 तक वैसे भी याद कर लोगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ठीक है ना? फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन, फिर आता है नियन, फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आता है एल्यूमीनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर उसके बाद आएगा पोटेशियम और उसके बाद नेक्स्ट आएगा कैल्शियम। तो आप उसको डायरेक्ट ही याद कर सकते हो। निमोनिक्स याद करोगे तो ऑब्वियस बात है निमोनिक्स याद करने से बढ़िया है वो 20 आप जो है वर्ड्स प्रॉपर याद कर सकते हैं। तो खैर लिथियम पे आते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसके फर्स्ट सेल में 2 होगा, आउटर मोस्ट में 1 होगा। अच्छा, या तो बेटा 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर ओनली 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिथियम के केस में ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और बेटा जैसे 2 8 स्टेबल है, ऐसे एकमात्र 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो कैसा होगा स्टेबल। या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाए या फिर 288 हो जाए या फिर 28 हो जाए या 288 हो जाए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो बेटा जी उसको हम स्टेबल स्थिर मानते हैं। हर कोई चाहेगा मेरे पास इतने ही इलेक्ट्रॉन बचे लास्ट में। तो यहाँ लिथियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, इस पे +1 चार्ज आया और ऑब्वियस बात है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, हमने लास्ट क्लास में डेफिनिशन पढ़ी थी, जो बच्चे सेकंड क्लास से देख रहे हैं एक बार कृपया फर्स्ट क्लास में ज़रूर देख लें और हाँ, जिनको पहली क्लास का भी लिंक चाहिए, वो रिकॉर्ड च वीडियो चाहिए तो मैं उसको जो है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप कृपया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो लिथियम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं और धातु की परिभाषा मैंने पिछली क्लास में लिखवाई थी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ नॉन मेटल जल्दी से और फिर देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल जनरली कंबाइन कैसे होते हैं। ठीक है? तो नॉन मेटल की जल्दी से मैं परिभाषा लिखता हूँ। नॉन मेटल को हिंदी में बेटा जी अधातु भी कह देते हैं। अच्छा, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएँगे। नोट्स के लिए भी आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा और ये जो क्लासेस हैं इसको कंप्लीटली कोर्स को जॉइन करने के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टीचमेंट ऐप है, आप उसे डाउनलोड करेंगे। क्लासरूम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासरूम आईडी गिवन होगा। क्लासरूम आईडी पे आप जो है क्लिक करेंगे, आप सीधा जो है क्लास में एंटर हो जाएँगे। ठीक है? तो नॉन मेटल की जल्दी से परिभाषा देख लेते हैं। तो नॉन मेटल आर दोज़ ये वे होते हैं व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। गेन कर रहे हैं बेटा, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल हमने देखा था सबसे बाहर वाली सेल, तो आउटर मोस्ट सेल इसको एक बार मैं ठीक से लिख देता हूँ। इन देयर आउटर मोस्ट सेल एंड कैरीज। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा जी उस पे कैसा चार्ज आता है एंड कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे कैसा चार्ज आता है? उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो नॉन मेटल वे होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो टेंडेंसी कैसी है? व्हिच हैव टेंडेंसी लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, जल्दी से यहाँ टेंडेंसी लिख देता हूँ। व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। इसलिए आगे सो दे आर जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे कैसा चार्ज आता है? माइनस। तो इसीलिए हम उनको कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कैसे होंगे बेटा जी? इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे नेचर में। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 होता है और हमने पढ़ा है जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही क्या होगा? जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी फर्स्ट सेल में 2 होंगे, देन 8 होंगे, आउटर मोस्ट में 7 होंगे। फिलिंग करना लास्ट क्लास में सिखाया था कि टोटल 17 है तो पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर 18 तो है नहीं, ऑब्वियस बात है 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बच गए 7। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? तो बेटा जी इसके आउटर मोस्ट में यहाँ लिख देता हूँ, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कंडीशन क्या होती है? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऑब्वियस बात है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जब क्लास 11th में जाएँगे, इस बात को पढ़ेंगे भी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है और हम पढ़ेंगे उसको हम आयोनाइज़ेशन एनर्जी कहते हैं। बट इन केस ऑफ क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 7 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसलिए बेटा जी ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। क्यों कर लेता है? रीज़न आपको दिया था
कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा। 287 था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 288 हो गया, और मैंने आपको बताया 288 वाला क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ क्लोरीन भी कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पे आया माइनस चार्ज, 288 हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है? तो बेटा जी हमने देखा नॉन मेटल वे होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे क्या चार्ज आता है, माइनस, इसलिए क्लोरीन पे आया माइनस चार्ज। और माइनस और प्लस वाले को हम बोलते हैं आयन, बट इस पे माइनस चार्ज है तो उसका नाम बन जाता है एनायन। तो समझ गए होंगे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम बोलेंगे कैटायन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे एनायन, हिंदी में से ऋणायन भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? आप इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहें ऑक्सीजन एज एन एग्जांपल, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा जी 8 होता है। इसके फर्स्ट सेल में 2 हो जाएँगे। 8 का मतलब क्या है? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर है, उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8। तो उस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में 2 हैं, देन आउटर मोस्ट में 6 हैं। तो कंडीशन वही आती है कि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, या फिर सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। और हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि 2 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो कितना हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा ऑब्वियस। और आप जानते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाता है, वो स्टेबल होता है। और दुनिया में हर कोई क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसपे कितना चार्ज आएगा? -2 चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया, और जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चार्ज आएगा। देखो, क्लोरीन ने बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन पे -1 चार्ज आया। ऑक्सीजन यदि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसपे कितना चार्ज आएगा? -2 चार्ज आएगा। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है? तो ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो माइनस चार्ज कंसीडर कराते हैं या माइनस चार्ज गेन कराते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम नॉन मेटल बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। ठीक है? ऐसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बच्चों और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल। उनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसी होती है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी वो कंडीशन में उस वक़्त है। दैट मीन्स वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या फिर वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ख़ैर इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये देखा कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। चलिए, अब देखते हैं जल्दी से ये केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ बनते कैसे हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, पर जल्दी से एक बार केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ बनाना सीख लेते हैं। क्यों सीख लेते हैं? उसका रीज़न आपको जैसे-जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों हमने टाइम अपना बिताया केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ पे, है ना? तो ये भी आपको समझ में आएगा। चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ आप फ़ॉर्मूला बना के बताइए सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके मन में आना चाहिए, दीज़ क्लास आर वेरी इंपोर्टेंट बेटा जी, अब भी कह रहा हूँ क्लास 10 पूरी निकल जाती है और हमें फ़ॉर्मूला बनाने ही नहीं आते हैं। तो ये क्लास बिल्कुल बेसिक है और आप चैप्टर 1 में इसको सीख लेंगे, तो चाहे आप चैप्टर 4 तक सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और आपको केमिकल फ़ॉर्मूला बनाना बड़े ही प्यार से आ रहा होगा, बड़ी आसानी से आप फ़ॉर्मूलाज़ बना पाएँगे। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए सोडियम और क्लोराइड, दैट मीन्स सोडियम है और क्लोरीन है। अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, अगर जिनको बिल्कुल नहीं आता सोच के देखो, हमारे पास 2 चीज़ें सोडियम और क्लोरीन है। फिर हमें क्या याद होना चाहिए? हमें याद होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, उनके लिए कहानी है, बाकी तो सब बच्चे समझ गए होंगे। सोडियम पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1, और फॉर्मूला बनाना भी आता है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सारी कहानी पता चल रही होगी। सोडियम का अगर बच्चों एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है, तो ऑब्वियस बात है आप जानते हैं 281 है। पहली बात ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर? फिर जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसपे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 11 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 281 करके होगी। हमें पता है इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से बढ़िया इसके लिए आसानी रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये बन जाएगा 28, और बेटा जी जो 8 होता है, वह स्टेबल होता है। तो आपको पता है यहाँ सोडियम कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। सोडियम इज़ स्टेबल हियर। ठीक? तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर दिया, प्लस चार्ज भी आ गया, 28 भी हो गया, स्टेबल भी हो गया। तो सोडियम स्टेबल हो गया, तो हमें समझ में आया कि सोडियम क्लोराइड में जो हमारे पास सोडियम है, इस पे +1 चार्ज है। अब जरा समझिएगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन इसे लूज़ करा है, क्लोरीन बैठा ना क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था? 17 था। फर्स्ट सेल में 2 देन 8, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, उसको किसने ले लिया? उसको क्लोरीन ने ले लिया, और जैसे ही क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो बेटा आपको पता है क्या बन जाएगा? 288, और जो 288 होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। कहानी देख लो, बार-बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, स्टेबल हो गया। और क्लोरीन स्टेबल हो गया तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो हमें पता है Na पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए? कैटायन, याद करना पड़ेगा। और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? एनायन, एनायन याद करिएगा। ठीक है?
अब सोडियम पे +1 चार्ज है, तो मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूँ। देखो चार्ज को नहीं लिखना, उसकी बस डिजिट को लिखना है। सोडियम पे +1 है, तो 1 लिख दिया, क्लोरीन पे -1 है, तो 1 लिख दिया। हमने पढ़ा था क्लास 9th में एक रूल, जिसको हम कहते हैं मैरी रूल। मैरी रूल, अच्छा मैरी रूल जनरली मैंने इसको ऐसे ही जनरल नाम दे दिया, बहुत सारी बुकों में भी मैरी रूल इसको लिखा जाता है। मैरी रूल ऐसे समझिए वरमाला पहनाना, है ना? जैसे ये 1 चार्ज क्लोरीन को वरमाला पहना देगा और ये 1 सोडियम को पहना देगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे बना, सोडियम के नीचे भी 1 और क्लोरीन के नीचे भी 1, और बेटा जी 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सोडियम क्लोराइड का सिंपल फॉर्मूला बनता है NaCl, और सोडियम क्लोराइड आपका टेबल सॉल्ट ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट? जो घर में यूज होने वाला सॉल्ट है, तो ये NaCl ही होता है, और बस इसमें हम आयोडीन मिला देते हैं, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट जो हमारे घर में आता है। ऑब्वियस बात है, आपको पता है कि डेली हमें सुई के नोक के बराबर इतना अमाउंट का हमें आयोडीन चाहिए होता है, जिससे हमें गोइटर वगैरह ना हो। तो NaCl में आयोडीन मिक्स होता है, जिसे हम घर में यूज करते हैं एज एन आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्लियर होगी शायद इतनी बात आपको, ठीक है? और फॉर्मूलाज बना के देखते हैं, चलिए इसी फॉर्मूले को बना के देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं? अब मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ आ गया, अब हमें यही नहीं पता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला, तो बड़ी ही समस्या हमें आने वाली है। बैलेंसिंग द इक्वेशन अभी जस्ट अगला ही टॉपिक है, जब वो पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं पता होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो बड़ी ही समस्या आने वाली है। तो बेटा जी हमने देखा था मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2। अब मैं ये फिर से नहीं बता रहा कि +2 है, जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे जिनको नहीं पता। और ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -2, ये जस्ट अभी पढ़ाया था। अब बेटा जी +2 है, -2 है, फॉर्मूला बनाने के 2 तरीके हैं, या तो ये देख लो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है, जितना प्लस है उतना माइनस है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिंपल आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि सर इसका फॉर्मूला MgO बन जाएगा, सिंपल। आप इसका फॉर्मूला MgO लिख सकते हो, या फिर सेम वही कहानी, 2 ये लिखो, 2 इसका चार्ज लिखो, भाई इस पे भी +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, तो चार्ज की जो माइनस प्लस को मत लिखो, बस केवल इनके चार्ज को लिख दो, डिजिट को लिख दो। 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, अब मैरी रूल लगा दो, वरमालाएं पहना दो। तो देखोगे Mg के नीचे भी कितना आएगा, 2 आएगा, ऑक्सीजन के नीचे भी कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgO। क्लियर होगी आई थिंक इतनी बात। अब कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट में लिखिएगा, अदरवाइज आगे बढ़ो। चलिए, अच्छा अब मैं पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख रहा था, ऐसे लिख देता हूं, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले देखा था एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है बेटा जी, +3, ऑक्साइड पे कितना चार्ज है, -2। इसका चार्ज 3 है, नीचे लिख देता हूँ, 2 है, इसके नीचे लिख देता हूँ। चलिए फिर क्या बताया था, 2 को इसके नीचे लाना है एल्यूमिनियम के नीचे, 3 को ऑक्सीजन के नीचे लाना है। तो बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al के नीचे आ गया 2, ऑक्सीजन के नीचे आ गया 3। आई थिंक फॉर्मूला आपने बना लिया होगा, Al2O3 इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बन गए सरल से फॉर्मूले। चलिए अब फॉर्मूले थोड़े से और देखते हैं जो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। हमसे पूछा जाएगा कि बता दो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये बड़ा लिखा आएगा, हाइड्रोजन सल्फेट, अभी जिंक की रिएक्शन देखेंगे भी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। अब हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज सल्फेट, तो सल्फेट होता है SO4 2-। हाइड्रोजन, बेटा जब यहाँ 2- है तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है प्लस चार्ज होना चाहिए, और हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1 चार्ज। अब जिनके दिमाग में ये बात नहीं आती कैसे +1 है, तो यहाँ साइड में देखो बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको ही लूज कर दे, हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बार बार इस चीज को बोल के देखो कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर कैसा चार्ज आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बेटा बन गया H+। इसको हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कैटायन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कैटायन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको सिंपली प्रोटॉन भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन बेटा ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उन्होंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी स्टेबल होता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस वाले को हाइड्राइड कहेंगे। पर उस एग्जांपल को अभी बाद में लेके चलूंगा, फिलहाल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला बनाते हैं। इसका चार्ज देखो, उस पर केवल 1 चार्ज, हाइड्रोजन पे देखो, इधर पॉइंट एरो पे देखो, +1 चार्ज है तो 1 को नीचे लिख देता हूँ। सल्फेट पे -2 चार्ज है तो -2 चार्ज को नीचे लिख देता हूँ। फिर क्या देखा था, मैरी रूल, 2 इसके नीचे आ जाएगा, 1 इसके नीचे चला जाएगा, तो देखो फॉर्मूला क्या बना, H के नीचे 2, SO4 के नीचे बना 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो सिंपल फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। और बेटा हाइड्रोजन सल्फेट का कॉमन नाम भी याद होना चाहिए, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और अब तो खैर अच्छे अच्छे एसिड आ गए, पर लैब में यूज होता है और काफी हाईली कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए इसे हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किंग ऑफ एसिड किसको कहा जाता है, तो किंग ऑफ एसिड हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, ठीक है।
अच्छा, अब ये सल्फेट ऐसे ही सल्फाइड, अच्छा ये तो सल्फेट हो गया। बेटा अगर मैं सल्फाइड लिख दूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फ़ॉर्मूला बनेगा? तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि SO3 2 माइनस, बेटा 4 है, SO4 है तो सल्फेट है, SO3 है तो ये सल्फाइड है। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और उसको याद करने के लिए क्लास 9th का एक टेबल है, उस टेबल को मैं आपके सामने एक बार जल्दी से दर्शा देता हूँ। ये क्लास 9 का टेबल, इसमें देखो सिंबल भी दिए हैं, किस पे कितना-कितना चार्ज होगा। जनरली सिंपल जो कैटायन है, सिंपल एनायन है, उन पे चार्ज कैसे बनता है, ये तो जस्ट अभी आपको मैंने मेटल और नॉन मेटल से बता दिया, ठीक है? बट इसके अलावा काफ़ी सारे फ़ॉर्मूला ऐसे होते हैं जैसे नाइट्रेट, तो देखो नाइट्रेट का फ़ॉर्मूला क्या है? NO3 माइनस है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन के साथ CO3, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है केवल CO3 माइनस, सल्फाइट SO3 होता है, अभी बताया था, सल्फेट SO4 होता है, फॉस्फेट PO4 3 माइनस होता है, नाइट्राइड N पे 3 माइनस होता है, ऑक्साइड हमने देखा था O पे 2 माइनस, सल्फाइड S पे 2 माइनस। तो ये सारी टेबल में जितने भी ये एलिमेंट्स दिए गए हैं और कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनको प्लीज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्लास 9th की ही टेबल है, इससे ही हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाने आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी हम जैसे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ प्रेज़ेंट होता है? हमारे टूथ में प्रेज़ेंट होता है ना? जो दाँतों की हार्डनेस होती है बेटा जी, वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है और जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसका क्या फ़ॉर्मूला बनेगा? ऐसे लिखा आ गया और एग्ज़ाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि जो दाँतों की हार्डनेस है, वो किस वजह से होती है? और मान लो कैल्शियम फॉस्फेट नहीं लिखा है, फ़ॉर्मूला लिखा है, तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसलिए हमें क्वेश्चन बनाना, फ़ॉर्मूला बनाना है भई आना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है? फॉस्फेट का फ़ॉर्मूला हमें एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए, PO4 3 माइनस। और बेटा जी याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इनको आप जितना रिवीजन में लेके आएँगे, उतनी ही आपकी हेल्प होगी। तो कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो उसके नीचे 2 लिख देता हूँ, फॉस्फेट पे -3 चार्ज है, उसके नीचे 3 लिख देता हूँ। मेरी रूल अप्लाई कीजिए, इस फॉर्मूले को इधर, इस फॉर्मूले को इधर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया? Ca के नीचे 3 आ गया और फॉस्फेट PO4 के नीचे कितना आ गया? 2 आ गया। तो बेटा जी ये फॉर्मूला बन गया कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, Ca3PO4 2 माइनस, तो फिर से देख सकते हैं 3 कैल्शियम के नीचे आ गया और PO4 पूरे के नीचे 2 आया है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इट इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम फॉस्फेट। तो आई थिंक आप अब फॉर्मूलाज बना सकते हैं। क्लास को मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। फिर भी फॉर्मूला बनाने में यदि बच्चों आपको किसी तरह की कोई भी समस्याएं आती हैं, तो आप जो है चैट में लिख दीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका जो है ये डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं। हम जो लास्ट पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? मैग्नीशियम रिबन, याद है? मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम होता है सॉलिड फॉर्म में, एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं, याद है? एयर में कौन सी चीज जलाती है? मैंने आपको बताया था, एयर में ऑक्सीजन वो होता है जो जनरली चीजों को जलाता है। तो मैग्नीशियम को जब एयर में जलाते हैं, एयर का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो बेटा जी हमने देखा था ये बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक, और हमने देखा था वो व्हाइट कलर का पाउडर जो है नीचे गिरता है। ठीक, और याद कीजिए जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं बर्नर में, एयर की प्रेजेंस में, ठीक, तो जो हमें व्हाइट पाउडर मिलता है उससे पहले जो मैग्नीशियम है, उसमें डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, मैंने बताया था जैसे वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग होती है, सेम चिंगारी व्हाइट कलर की निकलती है, इसी तरीके से डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम में वो जल रहा होता है, चिंगारी नहीं निकल रही होती है, मैं कहूँ स्पार्कलिंग भी थोड़ी बहुत होती है, बट वहाँ पे बिल्कुल सेम व्हाइट फ्लेम आपको देखने को मिलती है। तो सेम वही मैंने लिखा है, क्या आपने ऑब्जर्व करा? तो उसमें लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हैं, तो वो डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, बिल्कुल व्हाइट फ्लेम के साथ वो जलेगा और उसका जो व्हाइट पाउडर है वो आपको दिखाई देगा और उस व्हाइट पाउडर को हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा जी ये रिएक्शन जनरली उसके लिए मैंने लिखी है, जो आपको जो आपने वो एक्टिविटी देखी है उसके लिए रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है। अब इस रिएक्शन को देखेंगे और इस रिएक्शन को देखेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, इसको भी हम चेक करेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम चेक करते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, इसका आंसर भी हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं इसको भी। कह रहा है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कह रहा है एयर में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं, क्या इसके पीछे का रीजन है? तो बेटा जी जो मैग्नीशियम होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मेटल होता है और ये हाईली रिएक्टिव मेटल तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ठीक ठाक रिएक्टिव मेटल होता है। और होता क्या है, आप जब इस मैग्नीशियम मेटल को स्टोर करके रखते हैं तो ऑब्वियस बात है जिस भी बीकर में, बर्तन में आप इसको स्टोर करके रखेंगे उसमें एयर तो प्रेजेंट होगी और एयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस बात है मैग्नीशियम
उस आस-पास की एयर से रिएक्शन कर लेता है। हालाँकि जलाने पे वो जो व्हाइट कलर का पाउडर मिल रहा है वो तो अलग कंडीशन है। बट बेटा जी मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट होने वाली एयर, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट होने वाली ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम का रिबन है, मान लीजिए ये मैग्नीशियम का रिबन है, तो अपने सरफेस पे एयर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेगा और अपने सरफेस पे, जो उसका सरफेस है, उसकी सतह है, उसपे ये Mg और ऑक्सीजन के साथ मिलके MgO दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। किसकी लेयर बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा और जब आप इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से नहीं जलेगा। इसीलिए इसको क्लीन करते हैं। अब क्लीन किससे करते हैं? जरा ये भी समझ लीजिएगा। इसको क्लीन करेंगे सैंड पेपर से और आपने अगर उस एक्टिविटी में पढ़ा हो, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने से पहले आप उसको सैंड पेपर होता है रेगमार, ठीक है? इसे रेगमार या रेकमार भी कहते हैं, ठीक? या माल भी कहते हैं, रेगमाल, ठीक? तो रेगमार या रेगमाल भी काफ़ी लोग इसे कहते हैं। तो सैंड पेपर होता है और सैंड पेपर आपने देखा हो तो घर में मैंने आपको बताया था व्हाइट वॉश वगैरह होता है, तो व्हाइट वॉश को हटाने के लिए, छुटाने के लिए रेगमार का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैंने आपको बताया इसकी लेयर होती है, तो रेगमार जब वो सैंड पेपर से इसको साफ किया जाता है, तो बेटा ऊपर की जो लेयर है ना ये हट जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी। अब आपका प्योर मेटल, प्योर Mg प्रेज़ेंट होगा, उसके रिबन को जलाएँगे, जलाने पर अब रिएक्शन होने के बाद किसके साथ रिएक्शन होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे जो व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा, वही होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मत समझिएगा सर व्हाइट कलर का पाउडर तो पहले ही मिल गया, व्हाइट कलर का पाउडर नहीं मिला। आप समझिए कि मैग्नीशियम के रिबन को एयर के साथ जब आपने रखा है, तो एयर से बस रिएक्शन होके उसके ऊपर परत जम गई है। किसकी परत जम गई है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। रिएक्शन वो नहीं हुआ कि पाउडर ही बन गया। पाउडर कब बनेगा? जब आप उसको जलाएँगे। जलाने के बाद जो व्हाइट पाउडर मिलेगा, हालाँकि मैं आपको बताया था उसके सरफेस पे भी ऐसे व्हाइट पाउडर जमा होता है, बट उसको जलाओगे तो कंप्लीटली व्हाइट पाउडर आपको दिखाई देगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? तो आप कह सकते हो सर क्लीन इसलिए करा जाता है एयर में बर्न करने से पहले क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर जमी होती है। उस लेयर को हम हटा देते हैं ताकि हमें प्योर मेटल क्या मिल जाए? प्योर मेटल मिल जाए। इसलिए उसको हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करने से पहले जो है मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है इसकी लेयर को रिमूव कर देते हैं बाय हेल्पिंग विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर की हेल्प से आप क्या कर देते हैं? उसको जो लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है? अच्छा, इसका आंसर आप सभी लिख के मुझे सेंड करेंगे। आप सभी को पता है होमवर्क आपको सेंड करना होता है। आप क्लासरूम में जॉइन होते हैं, होमवर्क सेक्शन आता है, वहाँ पे आप इसका आंसर लिख के मुझे सेंड करेंगे। कोई भी का कॉपी पेस्ट ना करें और जैसे ही ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपने देखा होगा ऐप में एक सेक्शन और होता है, उसमें आपको जनरली ऑप्शन होता है आपके पास कि आपको जो होमवर्क है या मैं बोलूँ स्टडी मटेरियल जो है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस बात है इसका भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा, तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, अगली एक्टिविटी हमने एक्टिविटी 1.1 देखा जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, ध्यान कीजिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देख रहे हैं कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा टेस्ट ट्यूब आप सभी ने देखा हुआ है, ठीक है? ये होता है टेस्ट ट्यूब जिसमें आप टेस्ट करते हैं, ठीक? आपने देखा है बिल्कुल ग्लास की बनी होती है, ठीक? इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या कर रहे हैं, आप 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। एक टेस्ट ट्यूब ये है मान लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब ये है। समझिएगा। एक टेस्ट ट्यूब में आप ले रहे हैं लेड नाइट्रेट। अच्छा, अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना भी तो आना चाहिए। वर्ड लिखा है लेड नाइट्रेट क्योंकि हम इसकी रिएक्शन भी लिखेंगे। तो लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला बनेगा? बेटा जी लेड पे कितना चार्ज होता है? तो आपने देखा होगा इस टेबल में भी लेड दे रखा है। लेड मतलब पीबी पे होता है +2 चार्ज। अच्छा, नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है? NO3 और इस पे कितना चार्ज होता है? -1। उस टेबल से आपको याद करना होगा। उस टेबल में सारा डाटा आपको गिवन है। ठीक है? उस टेबल में आपको सारा डाटा गिवन है। अच्छा, इस पे +2 चार्ज है तो मैं 2 इसके नीचे लिख देता हूँ। इस पे -1 चार्ज है तो 1 इसके नीचे लिख देता हूँ। फॉर्मूला बनाना सीखा था मेरी रूल, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। बताइए क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बना पीबी के नीचे 1 और NO3 के पूरे होल में ट्वाइस बन गया। 1 तो लिखते नहीं, सिंपल फॉर्मूला बन गया PbNO3 का होल ट्वाइस। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे बना PbNO3 का होल ट्वाइस। NO3 का होल ट्वाइस। तो दैट मीन्स एक टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है लेड नाइट्रेट और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने लिया पोटेशियम आयोडाइड। तो कह रहा है ना टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। क्या ऐड करना है? पोटेशियम आयोडाइड। चलिए पोटेशियम आयोडाइड देखिए, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। आयोडाइड पे कितना चार्ज होता है? -1। उस टेबल में आपको दिया भी है, ठीक? अब पोटेशियम पे 1 चार्ज है, 1 लिख दूं, ये 1 लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर मैं बोलूं मेरे रूल लगा लेंगे। तो के नीचे भी 1, आई के नीचे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बन गया KI। दैट मीन्स आप रिएक्शन कराने जा रहे हैं PbNO3 और KI की। जरा यहाँ इस डायग्राम में देखिए एक बार, आपको ऊपर दिया है पोटेशियम आयोडाइड, नीचे दिया है लेड नाइट्रेट। या
लिखा हुआ है जनरली, तो आप ऊपर वाले को पोटेशियम आयोडाइड ही मानिए या फिर नीचे वाले को लेड नाइट्रेट मानिए और दोनों को देखिए, दोनों कलरलेस हैं, रंगहीन, दोनों का कलर ही नहीं है, जैसे वाटर है वैसा ही है। और जैसे ही आपने दोनों को मिक्स कर दिया, ऑन मिक्सिंग, आप देखो ये कैसे कलर का बन गया, येलो कलर का बन गया। कैसे बन गया? येलो। तो केमिस्ट्री की यही तो खास बात है। 2 चीज़ों को मिलाओ कलरलेस और आपको कलर्ड चीज़ें मिल जाती हैं। और काफ़ी लोगों का कहना आसान बन जाता है कि केमिस्ट्री में तो कुछ भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी मिलाओ, कुछ भी मिल जाता है। ऐसा नहीं होता बेटा। हर चीज़ की एक प्रॉपर्टी है। ऑब्वियस बात है जो येलो चीज़ मिली है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि नई चीज़ आपको जो मिली है, ये ऑब्वियस बात है आपके पास लेड आयोडाइड होगा, PbI2 होगा। इट इज़ लेड आयोडाइड, PbI2। और ये PbI2 बच्चों हम पढ़ेंगे, येलो कलर का पीपीटी बनाता है, प्रिसिपिटेट अवक्षेप इसको बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे भी इसको। तो ऐसी सॉलिड शीट जो किसी केमिकल रिएक्शन में बच जाए उसको हम प्रिसिपिटेट अवक्षेप बोलते हैं। तो PbI2 और लेड जब भी बनाएगा बच्चों, जनरली लेड येलो कलर के ही प्रिसिपिटेट बनाता है। तो इससे हमें समझ में आती है कि येलो कलर की चीज मिल रही है, तो हाँ ये लेड से, लेड मतलब पीबी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज होगी। ठीक है? तो ज़रा समझिए कि अब हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती हैं, तो वहाँ पे चेंज इन कलर भी हो सकता है, पढ़ा था। तो दैट मीन्स लेड आयोडाइड लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन हुई होगी, जिसकी वजह से कोई नई चीज़ बनी है और वो नई चीज़ कैसे कलर की है? वो नई चीज़ येलो कलर की है। तो ये बात समझ में आती है यहाँ पे कि इस एक्टिविटी से कि भाई कलरलेस चीज़ों को मिलाने के बाद भी कलर्ड चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है ना? और वो जो कलर चीज़ें मिल गई हैं दैट मीन्स उन कलरलेस चीज़ के बीच में रिएक्शन हुआ है और रिएक्शन होने की वजह से आपको क्या मिल गया? कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। ठीक? हालाँकि मैं इसकी रिएक्शन भी लिख के दिखाता हूँ, कैसे ये रिएक्शन हुई होगी। तो बेटा जी आपके पास है लेड नाइट्रेट, फ़ॉर्मूला बनाना हमने सीखा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसकी जब आपने रिएक्शन कराई, अच्छा, इसके आगे मैं लिख देता हूँ AQ। AQ मतलब होता है एक्वस। यहाँ मैं इसको रफ़ी कर देता हूँ। क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, टेस्ट ट्यूब आपने ऊपर बना के देख ही रखी है। आप समझिए 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में आपने लिया है लेड नाइट्रेट और दूसरे में लिया है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है? तो आपने यहाँ लिखा है AQ और AQ मतलब बच्चों यहाँ हो गया एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जल। दैट मीन्स जिसको पानी में मिलाया हो। बेटा जी पानी में मिलाने की वजह से व्हाइट कलर का दिखा है। मैं आपको बता दूं लेड नाइट्रेट के व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं। जैसे आपने शुगर के क्रिस्टल देखे, चीनी के क्रिस्टल देखे, सेम ऐसे ही व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं लेड नाइट्रेट के। उसको पानी में मिलाओगे, देखो पानी में मिलाने के बाद उसका कलरलेस सॉल्यूशन बना। जैसे चीनी को पानी में मिलाने के बाद कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, सेम ऐसे ही यहाँ कलरलेस सॉल्यूशन बना। ऐसी पोटेशियम आयोडाइड, बेटा पोटेशियम आयोडाइड के भी व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं जैसे चीनी के होते हैं। जैसे ही पानी में मिला दोगे तो कलरलेस हो जाएगा। तो केआई भी कैसा होता है? कलरलेस होता है। आई थिंक ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि लेड नाइट्रेट को हम पानी में घोल रहे हैं। हालाँकि वो कैसी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। उसके क्या है? क्रिस्टल्स हैं। और पानी में मिलाने के बाद, पानी मतलब एक्वस, पानी मतलब एक्वस, एक्वस मतलब पानी, जल, जल H2O। ठीक? तो ऑब्वियस बात है ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब जलीय फॉर्म में है, जल में मिक्स करा है, वाटर में मिक्स करा है, तो इसलिए इसके आगे मैं लिख दिया AQ। हम सीखेंगे कैसे कंप्लीट रिएक्शंस को लिखा जाता है। ठीक? ऐसे ही KI। अच्छा बच्चों KI, KI जो है आपका पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कैसा होता है? व्हाइट कलर का मैंने बताया क्रिस्टल होगा, पानी में मिलाओगे, पानी में मिलाओगे तो उसके आगे भी क्या लिख देता हूँ? एक्वस। ठीक है? अच्छा, गिव राइज टू। आगे देखो आपको क्या मिला? आपको इन दोनों की रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे मिलेगा PbI2। अब आपके मन में बहुत ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर ये PbI2 कैसे बन गया? प्लीज़ बताइए, है ना? अब इसी के लिए कहूँगा वेट कीजिए, हम सीखेंगे। हालाँकि ये रिएक्शन जो है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में उसको पढ़ेंगे भी। अगर आपके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये कैसे हो गया? तो इसको हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हुई है और आप सीख पाएँगे बिल्कुल अच्छे से ये कैसे केमिकल रिएक्शन हुई है। बट वेट कीजिए, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास हमारी थोड़ी लेंथी होंगी, बट हाँ, कंप्लीट चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, ये फिक्स है। अब PbI2 है प्लस यहाँ पे KNO3, KNO3 ये आपको मिल जाएगा। अच्छा बच्चों KNO3 गन पाउडर का फ़ॉर्मूला भी होता है। गन पाउडर वही जो गन बंदूक में जो पाउडर भरा होता है, जिसकी वज़ह से गोली आगे को जाती है। ठीक है ना? तो वो जो गन पाउडर होता है आपको पता होना चाहिए जब बंदूक चलती है तो पहले उसके अंदर हल्का-सा धमाका होगा और उसी की धमाके की वज़ह से जो है उसको फ़ोर्स मिलेगा और जो गोली है वो आगे को निकल के जाएगी। तो KNO3 गन पाउडर का होता है। हालाँकि यहाँ पे KNO3 बेटा जी एक्वस फ़ॉर्म में होता है। और मैं आपको बताता हूँ PbI2 ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है। हालाँकि होता एक्वस फॉर्म में ही है, मतलब पानी में मिला हुआ ही होता है, बट PbI2 जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है। और मैंने आपको बताया येलो कलर किसकी वजह से है? बेटा येलो कलर इसी की वजह से है, PbI2 की वजह से ये जो येलो कलर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जो येलो येलो डर्टी येलो दैट मीन्स येलो कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको PbI2 लेड आयोडाइड की वजह से दिख रहा है। तो आपको याद कर लेना है कि लेड आयोडाइड यहाँ पे याद करनी है बात कि लेड आयोडाइड कैसे कलर का दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा और चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आप समझिए, इसको समझाया भी जाएगा कि इसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट हिंदी में बोले तो अवक्षेप।
ठीक? तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है और हम पढ़ेंगे ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि देख सकते हो पीबी देखो डिस्प्लेस हो गया आई के साथ, के डिस्प्लेस हो गया NO3 के साथ। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सारे आयन आपस में डिस्प्लेस हो जाएँ, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको चैप्टर के आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। बट फिलहाल इस एक्टिविटी में क्या समझ में आया कि देखो 2 चीज़ें, पहली बात तो ये कि कलरलेस चीज़ों को मिलाने के बाद भी कलर मिलता है। फिर क्या सीखा? फिर हमने सीखा केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। हालाँकि केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करना भी सीखेंगे। आऊँगा जब बैलेंसिंग सिखाऊँगा, अगला ही टॉपिक है, तो बैलेंसिंग में ये भी बताऊँगा कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। ठीक? चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.3 है। मैंने जनरली एनसीईआरटी से ये चीज़ें कट कॉपी पेस्ट की हैं क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी चाहता हूँ अच्छे से समझ में आए और जैसे ही एनसीईआरटी समझ में आएगी, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएँगे। हम देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्या उससे हमें हमसे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हो पा रहे हैं क्या? हम जो जितना पढ़ रहे हैं, क्या सफिशिएंट है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस करने के लिए? तो आपका जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं, बेस्ट पढ़ रहे हैं और हाँ, एग्ज़ाम में से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक? अगली एक्टिविटी है बच्चों, इसमें कह रहा है कि जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं। व्हाट इज़ द ग्रैन्यूल्स? देखो जिंक के छोटे-छोटे छीले बना दो। आपने देखा है? लकड़ियों को जब आपने देखा हो कारपेंटर उसको छीलता है, तो लकड़ी की छीलें बाहर आ जाती हैं। तो उन छीलों को ग्रैन्यूल्स आप कह सकते हैं। ऐसे जिंक है, जिंक एक मेटल होता है। जनरली मैं बोलूँ तो ये कॉपर के टाइप का कलर होता है। जैसे कॉपर का कलर होता है, कॉपर आपने तांबा देखा होगा, सेम वैसा ही कलर जिंक का भी होता है। ठीक है? तो जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, जिंक की छीलें लिए या कीले भी कह सकते हो उसे। आपने क्या करा, उस जिंक को आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड अभी फॉर्मूला बताया था H2SO4, H2SO4 एक लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड में आपने जिंक के ग्रैन्यूल्स को मिला दिया और जैसे ही आपने मिलाया तो आप देखोगे इसमें कुछ देर बाद यहाँ पे गैस निकल रही है और इस गैस को हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। और आप देखेंगे कॉर्क लगा रखा है, इसमें एक पाइप लगा रखा है, इस पाइप से जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी। और आपको एक खास बात बताऊं, यदि इस निकलती हुई गैस पे अगर आप जलती हुई माचिस की तिल्ली रखेंगे तो बेटा ये हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी और आग जलती हुई दिखाई देगी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आग जैसे ही यहाँ पे प्रेशर रिमूव होगा, आग अंदर पहुंच जाएगी और जो फ्लास्क है ये ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट को जनरली आपको लैब में करा के दिखाया भी जाएगा। टीचर्स इस एक्सपेरिमेंट को, एक्टिविटी को करके भी दिखाते हैं। इसमें क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला, थोड़ा-सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कॉर्क फिट कर दिया। ये apparatus आपके पास ऑलरेडी होता है। ऊपर से आपके पास कॉर्क और ये ग्लास ट्यूब आपके पास होती है। आप देखेंगे जैसे-जैसे इनके बीच में रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अच्छा, हाइड्रोजन गैस बेटा जी कलरलेस होती है। इसका कोई कलर नहीं होता, दिखेगी नहीं गैस निकलती हुई। बट जैसे ही आप कुछ देर बाद आपको देखेंगे बबल फॉर्म हो रहे हैं। बबल फॉर्म होने का मतलब ये है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो गई और जैसे ही आप ऊपर यहाँ जलती हुई तीली इसके पास लाएँगे, ठीक है, मैचस्टिक इसके पास लाएँगे तो आप देखेंगे आग पकड़ना भी शुरू कर रहा है और जैसे ही आग पकड़ना शुरू हो गया, तो समझ जाएँगे हाँ, इस रिएक्शन में से कौन-सी गैस इवॉल्व हुई है, तो इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। चलिए, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को एक बार जल्दी से आपको लिख के बताता हूँ जनरली यहाँ पे हुआ क्या होगा। तो जिंक के ग्रैन्यूल्स, बेटा जिंक एक मेटल है और आप जानते हैं सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर सामान्य ताप पर आप मान के चलिए 25 से 27 डिग्री की रेंज पर जो हमारे जितने भी मेटल होंगे, ऑल मेटल्स जितने भी मेटल्स होंगे ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा क्या फॉर्मूला हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, हमने देखा था H2SO4। कैसी फॉर्म में होता है? लिक्विड एक्वस, पानी में मिलाया होता है ऐसे। ठीक? और जैसी डाइल्यूट है और है भी कैसा डाइल्यूट, हमने इस चीज को पढ़ेंगे कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें आपके हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। एसिड बेस अगला ही चैप्टर है, वेट कीजिएगा, उसमें पढ़ेंगे कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसको कंसंट्रेटेड कहा जाएगा और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसको डाइल्यूट कहा जाएगा। ठीक है? तो जिंक प्लस H2SO4 बेटा जी रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा ZnSO4 और इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में और हम पढ़ेंगे ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जिंक सल्फेट के हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बना देगा एक्वस फॉर्म में और बेटा जी यहाँ से H2 गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है? H2 गैस। समझिए, जब जिंक के ग्रेन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से गैस निकल रही है H2 और जो बच रहा है सॉल्यूशन में वो है जिंक सल्फेट। क्या है बेटा जी? इट इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और जो गैस निकल रही है ये गैस, ये कौन सी? हाइड्रोजन गैस। तो आपने जिंक की रिएक्शन, जिंक हिंदी में से जास्ता भी बोलते हैं, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो आप देख रहे हैं जिंक की रिएक्शन जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, आपको जिंक सल्फेट और कौन सी गैस यहाँ से निकलती हुई दिख रही है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। जैसे ही आपके पास कोई ज्वलन पदार्थ लाते हैं, चाहे आप मैस्टिक वगैरह ले आइए, ठीक है, लाइटर ले आइए, तो आप देखेंगे गैस तुरंत ही आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने यहाँ
पे करके देखी, अब क्वेश्चन एराइज़ होता है क्या एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जैसे चैप्टर आगे रन होगा। अच्छा ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, या तो वहाँ चेंज इन स्टेट होगा, समझिए स्टेट का मतलब आप जानते हैं कि मैटर पदार्थ पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं जो जनरली हमें दिखाई देती हैं, वो होता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। याद है? ये हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो या तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उसमें स्टेट में चेंज हो रहा होगा। चलिए स्टेट में चेंज होने का एग्ज़ाम्पल जल्दी से देखें एक बार। ये देखिए, हमने यहाँ PbNO3 की रिएक्शन कराई, Ki की रिएक्शन कराई और यहाँ PbI2 देखो सॉलिड फॉर्म में मिला है और जबकि ये एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में है, ये भी एक्वस लिक्विड फॉर्म में है, बट PbI2 कैसे फॉर्म में मिल रहा है? सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो केमिकल रिएक्शन हुई है, उसमें भैया चेंज इन स्टेट भी हुआ है ना? कलर में तो चेंज हुआ ही हुआ है, पर चेंज इन स्टेट भी हुआ है। ठीक? चलिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, तो वहाँ पे चेंज इन कलर भी हो सकता है, ठीक है? वहाँ पे कलर में भी चेंज हो सकता है। कलर में कैसे चेंज? अभी देखो पीबी वाले एग्ज़ाम्पल को याद कीजिए, आपने केआई लिया था, लेड नाइट्रेट लिया था, जैसे रिएक्शन कराया तो आपको लेड आयोडाइड मिल गया उस सॉल्यूशन में, जो उसको कैसा बना दिया है? कलरलेस से येलो कलर का बना दिया। इसके बाद क्या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है? तो गैस वाला एग्ज़ाम्पल अभी देखा। कि जब हम जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं, तो यस यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है और इस गैस को हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो बच्चों आपको चेंज इन स्टेट अवस्थाओं में चेंज होता हुआ दिखाई देगा, कलर में चेंज होता हुआ दिखाई देगा, गैस में चेंज होता हुआ दिखाई देगा और चेंज इन टेम्परेचर भी होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, जब इस प्रैक्टिकल को आप लैब में करेंगे तो एक बार जब आप टेस्ट ट्यूब को नीचे टच करेंगे तो आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब नीचे से गर्म होना शुरू हो गई है। दैट मीन्स इसमें से हीट निकलना शुरू हो गई है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। बेटा इस रिएक्शन में इस चीज को एक्सोथर्मिक को हम इस चैप्टर के बाद वाले पार्ट में पढ़ेंगे भी कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं जिनमें से हीट निकलती है और वो हीट आपको फील भी होगी उस टेस्ट ट्यूब को जब आप टच करेंगे। तो ऑब्वियस बात है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे चेंज इन कलर भी होता है, चेंज इन गैस भी होता है, चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक? अच्छा कोई नई चीज भी फॉर्म हो सकती है, ये भी फैक्ट है ना? नई चीज़ फॉर्म हो सकती है जैसे हमने खाना बनाया और बिल्कुल फ्रेश हमारा खुशबूदार लाजवाब खाना तैयार है, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है? चलिए, अब आते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। ठीक है? चैप्टर का नाम ही था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का बेसिक हमने समझ लिया, अब हम केमिकल इक्वेशन का बेसिक समझते हैं बच्चों। देखो कह रहा है मैग्नीशियम रिबन को जब आपने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पूरा लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो, ऑक्सीजन मतलब एयर की प्रेजेंस में जब आप जला रहे हो, तो आपको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? अब जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो बच्चों, तो ध्यान में रखना जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, नाम से तो जान रहे रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट कहते हैं। हिंदी में से अभिकारक भी बोलते हैं। और जो आउटकम मिला उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में से उत्पाद भी कहते हैं। ऑब्वियस बात है भाई और कोई चीज़ आप कर रहे हैं, किसी वर्क को आप कर रहे हैं तो उसका कुछ फाइनल आउटकम होगा, उस फाइनल आउटकम को ही हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, वो रिएक्टेंट है और जो रिएक्शन होने के बाद आपको मिला, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। जब भी आप रिएक्शन को लिखते हैं, तो देखो एक एरो भी बनाएँगे। ये देखो एरो दिख रहा होगा आपको, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है? ये एरो दिख रहा होगा, ये एरो दिख रहा है, इसको हम गिव राइज़ टू भी बोलते हैं, गिव राइज़ टू, गिव राइज़ टू, गिव राइज़ टू। ध्यान रखना ये एरो का ये देखो एरो है और ये जो एरो का ये वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इसका हेड पार्ट और ये जो होता है ऑब्वियस बात है, समझ गए होंगे, ये टेल पार्ट होगा। ठीक है? तो हेड पार्ट जिस साइड में होगा, समझ लो बच्चों उसी साइड में प्रोडक्ट बन रहा होगा। ऑब्वियस बात है, ये एरो दिखा रहे हो, एरो का मतलब ही क्या है? इस साइड में जाना है। अगर मैं एरो को ऐसे बना दूँगा, तो समझना है कि इस साइड में जाना है। एरो को मैं ऊपर की साइड बना दूँगा, समझ जाना ऊपर की साइड जाना है। एरो को नीचे की साइड बना दूँगा, समझ जाना नीचे की साइड बना जाना है। तो ऑब्वियस बात है जब एरो को आपने ऐसे आगे की तरफ देखो ऐसे आगे की तरफ बनाया आगे की तरफ बनाया, तो दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो आगे की ओर है। तो ध्यान रखना इन बातों को कि बेटा जो रिएक्शन होती है, उसमें सबसे पहले जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्शन होने के बाद ऑब्वियस बात है इसका कुछ आउटकम तो आएगा, उस आउटकम को ही हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है? रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, उनको दर्शाने के लिए बीच में एक एरो लगाया जाता है, वो एरो दर्शाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस साइड में बन रहा है। अगर ये उल्टा लिखा होता ना समझ जाइए कि रिएक्शन उल्टी साइड में चल रही है, ठीक है? रिएक्शन उल्टी साइड में चल रही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। खैर, ये सब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे कि एरो को कब सीधा लिखा जाएगा और कब एरो को उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है? जल्दी से मुझे बताएँ क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? मैं इसको जब तक रफ कर देता हूँ,
ठीक है? क्योंकि ये नोट्स भी मुझे आपको प्रोवाइड करने हैं, तो मैं चाहता हूँ ये नोट्स में ज़्यादा लिखा हुआ भी ना हो, ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन हो। चलिए यहाँ पे जल्दी से पढ़ भी लेते हैं, लिखा भी है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल चेंज होगा, उसी को हम रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है? और जो नया सब्सटेंस बनेगा, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। आई थिंक ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है? कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये जस्ट बेसिक है, आपको पता होने चाहिए। चलिए, अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। उसी वाले एग्जांपल को, कि केमिकल रिएक्शन तो लिखी, अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? बेटा ये बहुत मुश्किल काम होता है, इट इज़ अ हरक्यूलियन टास्क कि हम हर रिएक्शन को ऐसे लिखें। देखो, हर रिएक्शन को ऐसे लिखें कि भैया मैग्नीशियम है, फिर पूरा ऑक्सीजन लिख रहे हो, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रहे हो। ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, बार-बार इतना बड़ा-बड़ा लिखना, तो इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे कि मैग्नीशियम है उसको Mg लिख देंगे। बेटा ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, O2 लिख देंगे, और जब ये आपस में बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना सिखाया था, इसीलिए सिखाया है फॉर्मूला बनाना, ताकि आप केमिकल इक्वेशंस लिख पाओ। तो समझ में आया क्यों हमने फर्स्ट क्लास में भी इतना टाइम दिया और सेकंड क्लास में भी इतना टाइम दे रहे हैं, ठीक है? मेन रीज़न यही है बच्चों, या तो शॉर्टकट से सीख लो या फिर पूरे तरीके से चीज़ों को सीखो, और तरीके से सीखोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी, ठीक है? तो Mg ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बनाता है बेटा जी MgO। अब क्वेश्चन एराइज़ होता है, क्या सर ये केमिकल, तो इस चीज़ को भी जानेंगे, इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। फिलहाल केमिकल फ़ॉर्मूला कैसे लिखते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, उस चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कह रहा है केमिकल फ़ॉर्मूले को केमिकल इक्वेशन को जो हम सिंपली रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, कि Mg लिखा है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन लिखा है O2, मिलकर MgO बन गया। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए आपको सबसे बेस्ट चीज यहाँ जो पढ़नी होती है, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद कीजिए हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में कुछ एक दो पन्ने बाद ये टॉपिक आ गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है भार के संरक्षण का नियम। समझते हैं क्या है, हमने पढ़ा था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप भार को ना ही बना सकते हैं, ना ही उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं, ना ही उसका अंत कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड, ये पढ़ा है, ये सबको रटा होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही मास बनता है, ना ही मास खत्म होता है, ठीक है? और जो टोटल मास है एलिमेंट का, वो ऑब्वियस बात है जितना रिएक्टेंट में प्रेजेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। नहीं समझ में आया, समझो, जितना मास, एम मतलब मास हो गया, आर मतलब रिएक्टेंट हो गया, वो हमेशा बराबर होना चाहिए बच्चों, मास और प्रोडक्ट। बहुत सरल सी बात, कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। भाई बाजार में जब आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी, पुराने वाले तराजू आपने देखे होंगे, डिजिटल वेइंग मशीन की बात नहीं कर रहा, अभी देखा होगा काफी सब्जी वालों के पास पुराना वेइंग मशीन होता है या वेइंग स्केल होता है। उस वेइंग स्केल में जब वे करते हैं, तो जितना वजन आप देखते हैं एक पलड़े में होता है, उतना ही वजन सब्जियों का होता है ना? इसलिए हम कहते हैं जैसे उसको हवा में उठाते हैं तो पता चल जाता है, हाँ भाई हमारी सब्जी बैलेंस हो गई है, जो भी फ्रूट्स वगैरह हम ले रहे हैं वो बैलेंस हो गया है, ठीक है? तो बैलेंसिंग जब ही होता है जब दोनों साइड का मास बराबर हो, और बेटा जी इसको कहते हैं नेचर्स लव सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ही होता है कि जितना एक साइड है उतना ही दूसरी साइड होगा। अगर मान लो ये चीजें बराबर नहीं होंगी तो उसको हम अनबैलेंस्ड कहेंगे, और जहां भी अनबैलेंस होता है नेचर फिर से सिस्टम को बैलेंस करने में जुट जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमारा काम है बैलेंस करना, विदाउट बैलेंस कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए हम केमिकल रिएक्शंस को भी बैलेंस करते हैं। समझ में आ रही है बात? समझिए, क्या ये Mg प्लस O2 जो गिव राइज टू बताया था, इस एरो का मतलब गिव राइज टू, और एरो किस साइड में है, लेफ्ट से राइट की ओर है, इसका हेड पार्ट इस साइड में है, दैट मींस MgO क्या है, प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 किसमें रिएक्टेंट क्या है, समझ में आ गया होगा कि Mg और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। एरो किस साइड है, इस साइड है, तो बेटा जो एरो के दूसरी साइड होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो Mg और O2, अच्छा अब जरा देखिए, रिएक्टेंट में O है 2, प्रोडक्ट में क्या ऑक्सीजन 2 है? नहीं है, ऑब्वियस ऑक्सीजन 1 है। तो जब यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो क्या दोनों तरफ बराबर वजन हो सकता है? ऑब्वियस है, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, O इधर 2 है तो इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इधर O2 हो गए, O के नीचे 2 है, इधर इधर किधर, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 2, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितने बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा, इसलिए मैंने प्रोडक्ट की साइड में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा जी, 2 से कर दिया। बट जैसे ही मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 ऑक्सीजन तो हो गए, बट 2 Mg में भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, Mg कितने हो गए, 2 हो गए, तो बेटा मुझे रिएक्टेंट की साइड में भी Mg से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो केमिकल इक्वेशन जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा कोशिश करिए कि जैसे जीवन को हम बैलेंस करते हैं, ऐसी रिएक्शन भी कैसी हो, बैलेंस हो। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है?
और बैलेंस अच्छे से करने के लिए हमें ये भी लिखना होता है कि मैग्नीशियम बेटा रिबन कैसी फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन गैस है, कैसी फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में होगा। एमजीओ पाउडर बना था, पाउडर कैसा है? सॉलिड है। तो बेटा ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हो गई कि आपने ये भी दर्शाया कि जो मेटल है वो कैसी फॉर्म में है, जो गैस है वो कैसी फॉर्म में है, क्या उसके आगे जी लिखा है? एस अगर लिखा है तो समझिए एस मतलब हो गया सॉलिड। अगर एल लिखा है तो एल का मतलब हो गया कैसी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अगर जी लिखा है बेटा जी इसका मतलब समझ जाइए वो गैसेस फॉर्म में है। इसके अलावा AQ लिखा है, AQ मतलब समझिए है तो लिक्विड ही बट वो पानी में मिक्स है। किसमें घोल रखा है उसको? पानी में। जैसे चीनी को पानी में घोल दोगे तो शुगर लिख दूंगा, उसके आगे AQ लिख दूंगा। दैट मीन्स उसको आपने पानी में मिलाया है। तो AQ मतलब एक्वस, एक्वस मतलब पानी में, जल में आपने उसको घोला है। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? ऑब्वियस बात इसलिए करना चाहिए क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लगना जरूरी है। दैट मीन्स मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, जबकि मास जो है वो क्या है? बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो सिंपली मैंने लिखा है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में आनी चाहिए। इसके बाद आगे देखिए, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। बताया ना, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में हैं उतने ही एलिमेंट प्रोडक्ट में होना जरूरी होता है बेटा जी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ वही वाली रिएक्शन जो अभी हमने एक्टिविटी याद कीजिए 3 में पढ़ा था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, यहाँ मैंने H के नीचे 2 नहीं लिखा है ना, हाइड्रोजन गैस H2 ही होती है हमेशा। अभी H2 ही क्यों होती है ये भी क्लास 9 में पढ़ाया था। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं ये भी आपको बता दूंगा कि ऑक्सीजन O2 क्यों बनता है, हाइड्रोजन H2 ही क्यों बनता है। हालांकि ये हम इस बार चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे, है ना, कि किस तरीके से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। बट क्लास 9 में भी बल्कि मैंने पढ़ाया था। बट जिन बच्चों को पढ़ना है वो मुझे बता दीजिएगा, या फिर क्लास 9 में जब ये टॉपिक चलेगा तब आपको बता दिया जाएगा, अदरवाइज आप वेट कीजिए क्लास 4 का। बट हाँ, जिनको अभी पढ़ना है वो मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, एक अलग से क्लास लेके मैं उनको ये भी पढ़ा दूंगा। हाँ, चलिए यहाँ देखते हैं। इस वाली रिएक्शन में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है प्लस हाइड्रोजन गैस। हमने पढ़ा था कि जिंक की ग्रेन्यूल्स को, जिंक की छड़ों को जब सल्फ्यूरिक एसिड में आप डालते हैं बेटा जी, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ये जस्ट हमने देखा था। तो अब मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? चलिए देखते हैं। रिएक्टेंट, अच्छा मुझे पहले बताओ इसमें रिएक्टेंट कहाँ है, प्रोडक्ट कहाँ है? तो एरो देखो जिस साइड में जा रहा है, एरो इस साइड में है, तो जिस साइड में एरो है बेटा जी वो प्रोडक्ट है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट है, ये आउटकम है। तो बेटा जी ये क्या चीज है? ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट यही कर रहा है। हमने देखा था जिंक के ग्रेन्यूल को हमने डाइल्यूट H2SO4 में डाला था, तो हम ये तो देखना चाह रहे थे कि जब भी रिएक्शन होगा, देखो जब हम लैब में जाते हैं हमारे मन में यही प्रश्न आते हैं कि इनको मिला दो तो क्या होगा, इनको मिला दो तो क्या होगा। सेम जब हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया तो हमारे मन में क्वेश्चन आया कि भैया इनको मिलाने के बाद क्या होगा। तो हमने देखा इनको मिलाने के बाद एक गैस निकल रही है और वो गैस आग पकड़ रही है, और वो गैस कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन गैस हो सकती है। तो वो जो मन में क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के आंसर्स हैं। ठीक है, चलिए। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपने यहाँ पे बनाया। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में बच्चों जिंक, यहाँ भी जिंक एक ही है। यहाँ देखो SO4, पूरे SO4 को देखो, यहाँ भी एक है, यहाँ भी SO4 एक ही है। यहाँ हाइड्रोजन H2 है, यहाँ भी H2 है। तो क्या इस रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता है? सिंपल आंसर है सर नो। व्हाई? क्योंकि जितने रिएक्टेंट में अवेलेबल हैं उतने ही प्रोडक्ट में अवेलेबल है। मतलब जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की साइड में हैं उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की साइड में अवेलेबल हैं। दैट मींस वी नॉट हैव टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये ऑलरेडी कैसा है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए। एक जो हमने एक्टिविटी 1.2 में पढ़ा था उसको भी जल्दी से बच्चों एक बार बैलेंस करके देखते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस। हाँ, इसको भी बैलेंस करके देखते हैं जो हमने एक्टिविटी 1.2 में पढ़ा था। ये देखिए लेड नाइट्रेट वाला, इसको भी जल्दी से चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है। जल्दी से चेक करिए। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट, पहली बात तो ये बताइए, चलो क्वेश्चन नंबर 1 यही है मेरा कि व्हाट इज रिएक्टेंट है। तो आप समझ रहे होंगे सर ये है रिएक्टेंट, क्योंकि इस रिएक्शन में एक टेस्ट ट्यूब में आपने सर लेड नाइट्रेट लिया था, एक आपने पोटेशियम हाइड्राइड लिया था, ये रिएक्ट कर रहे थे। रिएक्ट करने पे ये येलो वाला चीज ऊपर देखो डायग्राम में, येलो चीज मुझे मिल गई। दैट मींस मुझे प्रोडक्ट मिला PbI2, येलो चीज है PbI2 और प्लस KNO3, मतलब जो सॉल्यूशन बच गया वो KNO3 है। ठीक है,
अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो देखो रिएक्टेंट साइड में Pb 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। दैट मीन्स जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। NO3 यहाँ देखो 2 आइस है, NO3 का 2 आइस है, 2 टाइम्स है। यहाँ NO3 कितना है देखो बेटा, NO3 1 टाइम है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। चलिए, जैसे मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो बेटा यहाँ 2 NO3 तो हो गए, पर K भी तो 2 हो गए, 2K हो गए। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि सर यहाँ 2K है और यहाँ पे तो K 1 ही है, तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए मैंने जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2K यहाँ भी हो गए, 2K यहाँ भी हो गए, बिल्कुल सही बात हो गई। अब आयोडीन देखो, I यहाँ 2 है, I2 और रिएक्टेंट में देखो 2I, यहाँ भी 2I हो गया। दैट मीन्स एक बात समझ में आई कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2KI बनाया, 2KNO3 बनाया, मेरी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई और मैं कह सकता हूँ यस सर, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कैसी है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत सरल सा आंसर मिल गया। यस, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना दी है। आई थिंक आपको अब बैलेंसिंग धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। फिर भी कोई बैलेंसिंग में डाउट है तो मुझे बताइए। हालांकि आज की क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। मैं और बैलेंसिंग करना अगली क्लास में सिखाऊंगा। ये भी बैलेंस्ड है, इस पे टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेके चलूंगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? कह रहा है केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी चाहिए। पहले बता दो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इसका आंसर आप लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ आप क्या लिखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें ऑब्वियस बात है, जितने हमने ऊपर सारी कहानी लिखी हुई है, आप इसी नोट्स में से देख सकते हैं। हमने लिखा हुआ है कि जितना बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, तो इसका आंसर होगा बैलेंस इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारा जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, तो मास ना ही क्रिएट हो सकता है उस रिएक्शन में, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जब ना ही क्रिएट होगा ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा, तो आप बताइए कि कैसे वो केमिकल रिएक्शन जो है उसको मैं बैलेंस ना करूं, है ना। तो उसका कह सकते हैं काउंटर फीट क्वेश्चन भी हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। तो व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस, आंसर मिल गया है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। मास ना ही क्रिएट हो सकता ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता, तो जितना रिएक्टेंट का मास है वो बराबर होना चाहिए बच्चों प्रोडक्ट के मास के, इसीलिए जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला वाला टॉपिक भी एक बार जल्दी से बता देता हूँ। राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो बेटा फिजिकल स्टेट के सिंबल याद है, मैंने भी बताया, लिखा हुआ है कि भाई आप गैस है तो जी से लिखेंगे, लिक्विड है तो एल से लिखेंगे, एक्वस है तो AQ लिख देंगे, सॉलिड है तो S से लिख देंगे, ये बताया था। अच्छा ऊपर वाली रिएक्शन यहाँ बैलेंस करके लिखी हुई है, हालांकि बैलेंस करना मैं इसे नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी जस्ट टाइम थोड़ा सा जल्दी जा रहा था इसलिए मैंने अभी इस टॉपिक को नहीं लिया है, पर हाँ बैलेंसिंग का एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। और जो बच्चे बैलेंसिंग करना चाहते हैं, हाँ जी, और जो बच्चे बैलेंसिंग करना चाहते हैं मैं उनको कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देता हूँ। एनसीईआरटी में आप इन टेक्स्ट में देखेंगे ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं और लेके चलता हूँ, बैलेंसिंग का सिंपल वाला लेके चल रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। देखो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। कह रहा है मिलकर बन जाएगा HCl। फॉर्मूला बनाना मैंने सिखाया था, क्योंकि हाइड्रोजन पे होता है +1, Cl पे होता है -1, आज की क्लास में बताया था ये। तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखूंगा, Cl के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन गया, H के नीचे 1, Cl के नीचे 1, HCl। तो समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन H2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, मिलके बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन वाली फॉर्म में, ठीक। इसके बाद अब इसको बैलेंस करके देखते हैं यहाँ पे H2 है, Cl2 है, बट प्रोडक्ट की साइड में H भी 1 है, Cl भी 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो गई रिएक्शन बैलेंस। बहुत सरल है, देखो यहाँ भी H2 है, Cl2 है और यहाँ भी 2H और 2Cl हो गए। तो दैट मीन्स जितना एलिमेंट या मैं बोलूँ जितने एटम मेरे पास रिएक्टेंट में है उतने ही एटम मेरे पास प्रोडक्ट में है, तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमें इस बात का आंसर मिल गया, केमिकल रिएक्शन जो होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। और जो डाउट्स हैं मैं अब आपके डाउट लेता हूँ, जो डाउट्स हैं वो पूछेगा।